नमस्कार दोस्तों, मैं आर.एस. गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर.एस. जीके ट्रिक्स में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आ चुका हूं आपके सामने ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। और आज जो है ज्योग्राफी, अब हम क्रमबद्ध तरीके से पूरी ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, तो लगातार बने रहिए। आज मैं शुरुआत करने वाला हूँ और हर एक वीडियो जो है मैं आपके समक्ष लाने वाला हूँ, डालने वाला हूँ। तो चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड आपका 1% भी जो है आपको कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो इसी को लेकर के आज मैं शुरुआत करने वाला हूँ राजस्थान के भूगोल को लेकर के। और भूगोल में आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अक्षांश और देशांतर की। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिएगा, बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की, कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, अक्षांश और देशांतर ग्लोब पर खींचे गए काल्पनिक रेखाएं हैं। ये ध्यान रखना है। अक्षांश और देशांतर क्या है, तो ये ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। इनको लेकर के हम चर्चा करते हैं और इनमें से बात करते हैं एक एक को लेकर के। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अक्षांश और देशांतर ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं, ये केवल कल्पना की गई है कि माना कि यह रेखा यहां से गुजरती है, ऐसे। तो ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। बात कर लें ग्लोब की आकृति कैसी होती है। ग्लोब की आकृति, तो इसकी आकृति होती है लध्वक्षाकार, या आप कह सकते हैं जियोड के समान। ग्लोब की आकृति कैसी होती है, लध्वक्षाकार या जियोड के समान। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें कि अक्षांश और देशांतर क्या है। तो सबसे पहले हम इनमें से सिर्फ बात कर रहे हैं अभी, और सिर्फ अक्षांश के बारे में। ठीक है, अक्षांश रेखाओं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अक्षांश रेखाएं क्या होती है। तो दोस्तों, जो पृथ्वी का केंद्र होता है, इस पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणीय दूरी, ये जैसे यहाँ का कोणीय मान है, यहाँ पर 0 डिग्री का कोण बन रहा है और इधर भी यहाँ पर 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये तो हो गए अक्षांश, 0 डिग्री, और ये वाला क्या हो गया, अक्षांश हो गया। और इन दो समान मान वाले अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वो कहलाती है अक्षांश रेखा। तो सबसे बीच में यहाँ पर अपन ने एक रेखा खींची जिसका नाम है 0 डिग्री, और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसको कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। दोस्तों, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा पूरे ग्लोब के बीच में खींची गई है। बीच बोले तो मध्य में खींची गई है, और ग्लोब बोले तो पृथ्वी इस पर प्रदर्शित की गई है, यानी कि भू के मध्य में खींची गई है। इस कारण से इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब उसके बाद जो है, इस 0 डिग्री ने संपूर्ण ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो ये वाला भाग हो गया जिसको हम उत्तरी कह सकते हैं, उत्तरी भाग कह सकते हैं, और एक ये वाला भाग हो गया जिसको हम दक्षिणी भाग कह सकते हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ग्लोब को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, तो आप आंसर दे दो 0 डिग्री अक्षांश। नहीं, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर ऑप्शन में 0 डिग्री देशांतर भी हो, वो भी तो बांटती है। तो 0 डिग्री अक्षांश बांटती है, लेकिन कौन से में बांटती है, उत्तर में और दक्षिण में। ग्लोब को उत्तर व दक्षिण 2 समान भागों में बांटने वाली रेखा है, तो फिर होगा 0 डिग्री अक्षांश। ग्लोब को पूर्व व पश्चिम में 2 समान भागों में बांटने वाली रेखा है, तो फिर होगा 0 डिग्री देशांतर। ये ध्यान रखना है आपको ना। तो ये उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया। दोस्तों, उत्तरी भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो इसको हम क्या कह देंगे, इस वाले भाग को कह देंगे हम उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर जगह का अभाव होने के कारण, है ना। तो उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाले भाग को हम कह देंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी भाग को हमने कहा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को हमने नाम दे दिया दक्षिणी गोलार्ध। अब उसके बाद यहाँ से रेखाएं खींचते हैं। जैसे यहाँ से एक कोण बनाया हमने 23.5 डिग्री का, ये यहाँ पर, और इधर भी एक 23.5 डिग्री का कोण बनाया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कितने डिग्री का, 23.5 डिग्री का। इधर भी 23.5, तो ये तो क्या था, अक्षांश। लेकिन 2 समान, यानी कि यहाँ पर भी 23.5 है और यहाँ पर भी 23.5 है। अब ये तो अक्षांश था, केवल अक्षांश था, लेकिन अब इन दोनों समान मान के अक्षांशों को मिलाने वाली ये रेखा, हमने एक रेखा खींची,
इसको हम कहते हैं अक्षांश रेखा। वो केवल अक्षांश था, ये अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री कौन से गोलार्ध में है? उत्तर में है, तो उत्तरी अक्षांश हो जाएगी। और इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? कर्क रेखा। इसी प्रकार से हम एक यहाँ पर भी खींचते हैं, दक्षिण में भी 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर, और ये हमने कहाँ पर खींची है? दक्षिणी में। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में खींची है, तो ये हो जाएगी आपकी दक्षिणी अक्षांश। और इसको हम कहते हैं दोस्तों मकर रेखा। क्लियर? उसके बाद में यहाँ पर हमने एक और रेखा खींची और उसका नाम है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इस 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आर्कटिक वर्त। क्या कहते हैं दोस्तों? आर्कटिक वर्त। फिर हमने यहां पर 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में खींची एक, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो जाएगी। और इसको हम कहते हैं अंटार्कटिक वर्त। अंटार्कटिक वर्त। ठीक है, फिर यहां पर आपका हो जाएगा ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको आप कह सकते हैं दक्षिणी ध्रुव। और यहां पर आपका हो जाएगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको आप कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव। यहां तक क्लियर? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हमने उत्तर में खींच दिया और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हमने दक्षिण में खींच दिया। पहले ही मैंने आपको समझा दिया है, ध्यान रखना ये रेखाएं कैसे खींची जाती है, किसको कहते हैं? तो पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणीय दूरी, जैसे मान के चलिएगा ये हमारी 0 डिग्री है, तो इस केंद्र से किसी स्थान की कोणीय दूरी, जैसे ये कोणीय दूरी हो गई इसकी 23.5 डिग्री, कोई भी हो सकती है, 22 डिग्री, 23.5 डिग्री, 25 डिग्री, जो भी हो सकती है। और ये इधर भी हो गया आपकी 23.5 डिग्री। तो ये अभी क्या है? ये अभी अक्षांश है, केवल अक्षांश है, अक्षांश रेखा नहीं है। अक्षांश रेखा कब होगी? अब देखो, ये तो कोण बनाए थे हमने, 23.5 डिग्री का यहाँ से बना था, 23.5 डिग्री का यहाँ पर बना था। तो अब ये दो समान मान के कोण है ना, इसका भी 23.5 डिग्री मान है, इसका भी 23.5 डिग्री मान है। तो दो समान मान के अक्षांशीय कोणों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। तो ये होगी आपकी अक्षांश रेखा। तो अक्षांशों में और अक्षांश रेखा दोनों में भी अंतर है, अक्षांश रेखा में और अक्षांश में अंतर है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। और दूसरी चीज़ आपको एक और बता दूं कि ये जो अपन ने यहाँ पर रेखाएं खींची है, ये ऐसे नहीं है, मतलब ये वृत्ताकार रेखाएं हैं। ग्लोब जो है वो गोल होती है, ग्लोब गोल होती है और उसके चारों ओर खींची जाती है रेखाएं, यानी कि ये इस प्रकार से वृत्ताकार इस प्रकार से खींची जाती है ग्लोब के। ये ग्लोब है तो ये ऐसे खींची जाती है उसके चारों तरफ, है ना, तो ये वृत्ताकार होती है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इसकी विशेषताओं को लेकर के थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले ध्यान में रखना है अक्षांश रेखाएं किस ओर से किस ओर खींची जाती है। तो ये पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई क्षैतिज रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर भूमध्य रेखा के क्षैतिज या समानांतर खींची गई जो क्षैतिज रेखाएं होती है उनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं की आकृति की अगर हम बात करते हैं तो इनकी आकृति कैसी होती है? तो दोस्तों इनकी आकृति होती है वो होती है वृत्ताकार, यानी कि ये रेखाएं कैसी होती है? ये रेखाएं वृत्ताकार होती है। जिनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो अक्षांशों की संख्या, ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या, अगर ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या आपसे पूछता है तो आपका आंसर क्या होगा? दोस्तों ध्यान रखना है 90 उत्तर में है, 90 दक्षिण में है और एक 0 डिग्री। देखो 0 डिग्री से 90 उत्तर में और 0 डिग्री से 90 दक्षिण में, तो 90 उत्तर 90 दक्षिण और एक 0 डिग्री होगी। टोटल कितने अक्षांश हो गए? 181। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ग्लोब पर कुल
कितने अक्षांशीय वर्त हैं, कितने अक्षांशीय वर्त हैं, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, 179 होगा। कितना होगा दोस्तों, 179। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये देखिएगा, ये 90 डिग्री उत्तर और ये 90 डिग्री दक्षिण, ये दोनों बिंदी लगी है। और मैंने कहा था कि रेखा किसको कहते हैं, दो समान मान के कोणीय अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो दो समान मान के कहाँ मिला रही है, ये तो केवल बिंदी लगी है। और जब बिंदी लगी है तो ध्यान रखना है, जब बिंदी लगी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो बिंदी लगी है तो ये तो फिर इसमें गिनती नहीं होगी इसकी, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो अक्षांश रेखाओं की बात कर लें, यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख लें कि ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, 179 है। क्योंकि ये दोनों अक्षांश रेखाओं में नहीं आएगा, 90 डिग्री उत्तर भी नहीं आएगा और 90 डिग्री दक्षिण भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो एक बिंदी मात्र है और बिंदी मात्र रेखा नहीं गिनी जाती है। जैसे दो समान कोण है, इनको मिलाने वाली ये रेखा, इस रेखा को कहते हैं रेखा, है ना। तो वो अक्षांश तो है ये, लेकिन अक्षांश रेखा नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना है, अक्षांशों की संख्या पूछे तो 181 और अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो आंसर होगा 179। अब बाद में आपसे बात करूं कि ये जो अक्षांश हैं इनके बीच की दूरी क्या समान होती है, तो दोस्तों ध्यान रखना है, दो क्रमिक अक्षांशों के मध्य की दूरी, दो क्रमिक अक्षांशों के मध्य की दूरी, अक्षांशों के मध्य की दूरी लगभग समान होती है। दूरी क्या होती है, लगभग समान होती है, समान होती है। अब समान होती है तो कितनी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर। दो क्रमिक अक्षांशों के मध्य की दूरी लगभग समान होती है और वो कितनी होती है, तो वो 111 किलोमीटर होती है। एग्जैक्ट की बात करें तो 111.13 किलोमीटर होती है, 111.13 किलोमीटर होती है एग्जैक्ट की बात करें तो, लेकिन आपको ऑप्शन में जहाँ तक है 111 ही मिलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि ये जो अक्षांशीय वर्त हैं, क्या इनकी जो अक्षांशीय वर्त हैं ये छोटे बड़े होते हैं या समान होते हैं, तो दोस्तों ये छोटे बड़े होते हैं। क्योंकि देखो बीच में ग्लोब चौड़ी होती है तो बीच में बड़ा वर्त बनेगा, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये ग्लोब सिकुड़ती जाती है तो वर्त छोटे बनते जाते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है, जो अक्षांशीय वर्त होते हैं वो क्या होते हैं, वो समान नहीं होते। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि अक्षांशीय वर्त समान नहीं होते, समान नहीं होते। अब नहीं होते तो पूछ ले कि सबसे बड़ा वर्त कौन बनाता है, तो बीच में सबसे ज्यादा चौड़ी होती है ग्लोब, तो बीच में सबसे बड़ा वर्त बनेगा। बीच में सबसे ज्यादा चौड़ी होती है तो बीच में सबसे बड़ा वर्त बनेगा, यानी कि सबसे बड़ा अक्षांशीय वर्त कौन बनाता है, तो भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांशीय वर्त बनाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, सबसे बड़ा अक्षांशीय वर्त बनाने वाली रेखा कौन सी है, तो सबसे बड़ा अक्षांशीय वर्त बनाने वाली रेखा जो है, सबसे बड़ा अक्षांशीय वर्त बनाने वाली रेखा कौन सी है, तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे बड़ा अक्षांशीय वर्त बनाने वाली रेखा जो है आपकी, वो है आपकी 0 डिग्री, यानी कि भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, ये सबसे बड़ा अक्षांशीय वर्त बनाती है। उसके बाद हम बात कर लें इन दो क्रमिक अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है कटिबंध। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, कटिबंध कहा जाता है। देखना ये सारी रामायण हम पढ़ रहे हैं अक्षांशों की, जो पृथ्वी पर कहीं पर है ही नहीं, ग्लोब पर खींची गई है। तो क्यों खींची गई है, किस काम में लेते हैं हम इसको, तो दोस्तों ध्यान रखना है, अक्षांशों की सहायता से हम क्या करते हैं, अक्षांश रेखाओं की सहायता से हम किसी भी स्थान का तापमान या किसी भी स्थान की जलवायु या किसी भी स्थान की स्थिति, और स्थिति कौन सी, केवल
दक्षिण और उत्तर की स्थिति, दक्षिण और उत्तर की स्थिति हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी स्थान की दक्षिण और उत्तर की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, तापमान ज्ञात कर सकते हैं और जलवायु हम यहाँ से जो है ज्ञात कर सकते हैं। फिर से ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं? तो ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहलाती है, वो ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। कौन सी खींची गई है, कैसे खींची गई है, वो आगे हम बात करेंगे। तो आकृति कैसी है इनकी? इनकी आकृति है लघ्वाक्षाकार या जियोड के समान। दोस्तों सबसे पहले हमने बात की यहाँ पर अक्षांश रेखाओं के बारे में, और अक्षांश रेखाएं कैसी हैं तो ध्यान रखना है, एक बीच में हमने एक रेखा खींची है जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, जिसने संपूर्ण ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड किया, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को हमने कहा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को हमने क्या कहा? दक्षिणी भाग को हमने कहा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी रेखाएं हम खींचेंगे वो कौन सी रेखाएं हो जाएंगी? उत्तरी अक्षांश। और दक्षिणी गोलार्ध में जितनी भी रेखाएं हम खींचेंगे वो क्या कौन सी हो जाएंगी? दक्षिणी अक्षांश। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तरी अक्षांश, जैसे अपन ने यहाँ पर 23.5 डिग्री खींची तो इसको कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये कर्क रेखा कहलाती है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको आर्कटिक वर्त कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। नीचे बात करें तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश जिसको मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश इसको आर्कटिक वर्त कहते हैं, और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश इसको क्या कहते हैं? इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये हमने बात कर ली है यहाँ पर, और अब इसके बाद में आगे हम एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, उसके बाद बात करते हैं आगे। ये चीज़ें भी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है कि इनकी ये अक्षांशों के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे खींची जाती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर भूमध्य रेखा के समानांतर क्षैतिज जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, जिनकी आकृति वृत्ताकार होती है। ये ग्लोब पर कुल कितने अक्षांश, मतलब कुल अक्षांश कितने हैं? तो 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में और एक 0 डिग्री, टोटल कितने हैं? 181 है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो वो 179 है। 2 क्रमिक अक्षांशों के मध्य की दूरी, मतलब ये 2 क्रमिक अक्षांश है, इनके बीच की दूरी क्या समान होती है? तो समान होती है, और कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। उसके बाद कि जो अक्षांशीय वर्त हैं, क्या ये अक्षांशीय वर्त समान होते हैं? तो नहीं, अक्षांशीय वर्त जैसे जैसे ऊपर जाएंगे छोटे होते जाते हैं, मतलब बीच में सबसे बड़ा होता है। इधर से दक्षिण में जाओगे तो भी छोटे होते जाएंगे, इधर से उत्तर में जाओगे तो भी छोटे होते जाएंगे, तो बीच वाला सबसे बड़ा होता है। अक्षांशीय वर्त समान नहीं होते। सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा बीच वाला होता है। बीच वाला कौन सा होता है? जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो ये भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांशीय वर्त बनाती है, और इनकी सहायता से जो है हम क्या करते हैं? तापमान, जलवायु या स्थिति ज्ञात करते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी अक्षांश रेखा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। दूसरी चीज, इनसे कैसे तापमान ज्ञात करते हैं, कैसे जलवायु ज्ञात करते हैं, वो चीज भी मैं आपको बताने वाला हूं अगली क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। सभी को नमस्कार, राम राम।